नमस्कार, उस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिवाकर मिश्रा और हमारा एक शो है जो लगातार गेस्ट हम बुला रहे हैं, उस संवाद। उसमें हमारे नए गेस्ट हैं, राजेश सर हैं। ये स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं अगर आपसे जानना चाहूँ तो सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जर्नी कैसी रही है अभी तक मेडिकल फील्ड में। हाँ, मेडिकल फील्ड में। एक्चुअली 1991 में मेरा एडमिशन हुआ था एमबीबीएस पे एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा। अच्छा, जी। तो बेसिकली आप आगरा से बिलोंग करते हैं? मैं आगरा बिलोंग। ओके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपकी शिक्षा और करियर की शुरुआत जो हुई थी वो आगरा से ही हुई थी। हाँ, वो कैसे हुई थी, थोड़ा सा आप डिटेल में बताएं। नहीं, मैंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन आगरा से किया और बीएससी जिस साल मेरी खत्म हुई थी उसी साल मेरा सिलेक्शन हुआ C50 के थ्रू एमबीबीएस में। तो आपने चिकित्सा क्षेत्र ही क्यों चुना, मैं समझ सकता हूँ। मेरी शुरू से मैंने इंटरमीडिएट में बायोलॉजी ली थी और बायोलॉजी लेने का दो कारण थे। एक तो क्योंकि मेरे हाई स्कूल में बायोलॉजी में 81% थे जो मैथ से ज्यादा थे, हालांकि मैथ ही मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और दूसरे मेरे ब्रदर बोल रहे थे, वो इंटरमीडिएट उन्होंने मैथ से किया था, तो ब्रदर ने मेरे को बोला कि भाई ऐसा है, देखो मैथ में 7 किताबें पढ़नी पड़ती हैं इंटरमीडिएट में और अच्छा, उस समय 7 चलती है और बायोलॉजी में 2 किताबें हैं। पहली चीज। दूसरा, तुम जिस तरीके से तुम्हारा इंटरेस्ट है बायोलॉजी में, तुम्हारे नंबर भी ज्यादा आए हैं और तुम्हारे पढ़ने को मैं जानता हूँ, तो ब्रदर ही मुझे पढ़ाते थे। अच्छा, बड़े भाई मेरे टीचर की तरह हैं। उन्होंने पूरा थ्रू आउट मेरे को हाई स्कूल तक पढ़ाया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम बायोलॉजी लो और मेडिकल की तैयारी करना। अच्छा, तो इंटरेस्ट वहां से डेवलप हुआ। ओके। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो क्योंकि छात्रों के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं एमबीबीएस और नीट को लेके, तो आपका जब कोई बहुत मुश्किल वक्त होता है तो उसको आपने कैसे संभाला और कैसे कैटर किया है? नहीं, देखो अब तो इतनी मेच्योरिटी आ गई है। मैं एमबीबीएस में भी गया था तो मैं बीएससी करके गया था। ज्यादातर बच्चे जो आते हैं वो इंटरमीडिएट के बाद आते हैं। मेरे फादर ये कहते थे कि नहीं, पहले ग्रेजुएशन करो फिर आप एमबीबीएस की तैयारी करना, क्योंकि उनका मानना था कि बाई चांस तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कम से कम किसी उसकी तैयारी आप कर सकते हो कंपटीशन की। हाँ, मतलब कई किसी भी डायरेक्शन में आप जाकर के अपनी तैयारी करके और ये काम कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके निजी जीवन में कोई विशेष आदत या सिद्धांत जो बेसिकली हेल्पफुल हो आपके पेशेवर में, तो ऐसे कोई? नहीं, मेरा जो एक्चुअली क्या है, पेशेंट से किसी को सुनना, आराम से सुनो पहले उसको, उसकी बात को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, वो जो आ रहा है आपके पास में वो किस मन से आ रहा है, क्या चाहता है, वो थोड़ा सा मैं वो करता हूँ, ये मेरे से चाहता क्या है, फिर एनालाइज करके फिर मैं उस पर ये थोड़ा सा पड़ता है। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि जैसे आपकी शादी हुई तो नीट से जो आपका एमबीबीएस चला उससे पहले हो गई थी या बाद में? नहीं, मेरी जो शादी हुई थी मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई थी और मैं पीजी का एग्जाम भी दे दिया था, एंट्रेंस वाला। उसके बाद मेरी शादी हुई थी। अच्छा। तो कैरियर की शुरुआत में जैसे सपोर्टिव रही है मैम या कैसा है, क्या है, थोड़ा सा आप बताओ। देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं एमबीबीएस कर चुका था जब मेरी शादी और मेरी वाइफ फर्स्ट ईयर में थी एमबीबीएस में। अच्छा, वो उनका तो जरूरत पड़ती है। उनका एक्चुअली क्या है, वो उनका पहले हुआ था गोरखपुर में सिलेक्शन। तो उन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर लेकर के आगरा उनका, तभी आगरा आई तो अब मेरे का एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा था, मुझे भी लगा कि शादी करनी है, तो मैंने इनके फादर को किसी के जरिए अप्रोच किया तो फिर। अच्छा, बेसिकली आपकी लव मैरिज है? नहीं, लव मैरिज तो नहीं कहेंगे, अरेंज मैरिज है। ऐसा नहीं है कि फिल्मों की तरह लव किया हो, ऐसा कुछ नहीं। आप क्या ना फादर से बात करनी पड़ी तो इसलिए मुझे नहीं, फादर से इसलिए बात करके शादी तो करनी है हमको। अच्छा, मेरी प्लानिंग थी कि मैं पीजी में जाऊंगा, उससे पहले मैं शादी करूंगा। तो मतलब शादी पीजी का पीरियड जो होता है बहुत बिजी पीरियड होता है, उस दौरान शादी करने का मतलब है कि आप प्रोफेशन में लॉस कर जाते हैं आपको, और जो विभागदक्ष होते हैं वो भी छुट्टी देते नहीं इतनी लंबी। तो इसलिए जो मेरे को 2-2.5 महीने का पीरियड मिला था जब मेरी इंटर्नशिप कंप्लीट हुई और उससे पीजी सिलेक्शन हुआ, वो 2.5 महीने का पीरियड था, उस दौरान ये हमने अच्छा शादी कर ली। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये रहता है कि बेसिकली जब कभी हम जो है शिक्षा, जब कैरियर स्टार्ट कर देते हैं तो एक एजुकेशन होता है, दूसरा रहता है कि प्रशासनिक थोड़ा प्रेशर रहता है, तो संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है या
सामान्य रहता है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं शुरू से मेरा जो है मैनेजमेंट में हमेशा रुचि रही थी। क्योंकि कोई भी, मैं जैसे क्लास में हूँ तो क्लास की चीजों को मैनेज करना ये मेरी हाई स्कूल से थी। और जैसे घर पे कोई शादी क्या हो रहा है तो मैं लीड करता था चीजों को अरेंज करने में। तो ये क्वालिटी शुरू से रही घर में, एज ए लीडर। घर पे भी जैसे कोई घर का काम होना है, कुछ भी होना है, तो मेरे पेरेंट्स प्रीफर करते थे कि मेरे थ्रू कराएं। तो बताते भाग के कर देगा सब। मैनेजमेंट अच्छा है, ये शुरू से रुचि रही। तो वो धीमे धीमे जब मैं उसमें आया, लेक्चरशिप मैंने ज्वाइन की मेडिकल कॉलेज आगरा से, जैसे मेरा मेडिकल टीचिंग का सफर शुरू हुआ। तो लेक्चरर पीरियड में जो मेरे यहाँ प्रिंसिपल थे डॉक्टर एसी प्रजापति, उन्होंने मुझे प्रशासनिक कार्य देना शुरू किया। और उन्होंने प्रशासनिक क्षमता तो देखी होगी, तो लगा होगा कि उनको दिया जाए। एक्चुअली हर जगह मेंटर्स होते हैं। उन मेंटर्स कई बार आपकी जो प्रतिभा होती है उसे निखारने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है, वो उसको निखारने की कोशिश करेंगे। तो वो उन्होंने धीमे धीमे जब मेरे को प्रशासनिक चीजें दी तो और मेरे को कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। फिर 2018 में मेरा ट्रांसफर हो गया आजमगढ़। उससे पहले विभाग में ही हमारे जो विभागाध्यक्ष थे, तो विभाग की चीजों को मैनेज करना, विभाग का कोई इक्विपमेंट मंगाना है तो उसका बजट तैयार करना, रिनोवेशन होना है, कुछ भी होना है, तो उसको प्रोजेक्ट बनाने का मेरे को जिम्मेदारी दिया था। तो मेरे विभागाध्यक्ष थे, वो मेरे को ये चीज दे देते थे। तो जब मेरा ट्रांसफर हो गया तो मैं वहाँ एज ए विभागाध्यक्ष ज्वाइन किया पीडियाट्रिक्स विभाग में। और वहाँ में मेरे को जब कोविड पीरियड आया तो मेरे को वाइस प्रिंसिपल बनाया। तो प्रिंसिपल साहब ने फिर जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे डॉक्टर आर.पी. शर्मा साहब, उन्होंने मेरे को फिर जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी। उन्होंने लगा कि ये काफी जिम्मेदारी से काम कर लेते हैं, तो जिम्मेदारियां दी। ये रिफ्लेक्ट हुई शासन में चीज कि आजमगढ़ में इस तरीके से इस नाम के अक्सर मैनेजमेंट का काम देखते रहते हैं शासन में, या महानिदेशालय में भी आते रहते हैं कॉलेज के कामों को लेकर के। तो फिर मेरे को सर इसमें सफलता के पीछे जो लोग हैं, क्या एक होता है ना सर कि हमारी ये इंस्पिरेशन है, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई आपका। नहीं, इसमें प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल नहीं है वो, इस लाइफ में इसमें प्रोफेशनल लाने का ही मतलब वो कारण वही है। नहीं वो ठीक सर, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने वो पहले ही बता दिया कि बड़े भाई हैं, लेकिन वो मैथ से थे। बायोलॉजी में अगर किसी को इंस्पिरेशन मानते हो तो वो बता। बायोलॉजी में डॉक्टर लवानिया थे, हरि किशन लवानिया। वो जो है हमारे यहाँ हाई स्कूल 9th-10th में वही आगरा में एक विक्टोरिया इंटर कॉलेज है, हरी खान लवानिया, तो वो हमारी क्लास टीचर थे। तो उनके उसमें था, तो उनसे पढ़ते थे, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और मेरे को मानते भी थे। मेरे पे काफी उन्होंने फोकस किया था। इसी तरीके से उससे पहले मैं 8th क्लास में भी हेडमास्टर थे, वो मेरे को काफी फोकस करते थे। तो धीमे धीमे ये बायोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू हो गया। तो फिर मैं जब बीएससी में आया था, तो बीएससी में जूलॉजी और बॉटनी के जो टीचर्स थे वो बहुत बढ़िया टीचर थे आगरा कॉलेज के। कोई नाम? डॉक्टर बीके तिवारी थे और एक सेंगर साहब थे, वो बॉटनी के थे। बीके तिवारी साहब थे, ये जूलॉजी के थे। इनका जो पढ़ाने का तरीका था, वो जो कंसेप्ट क्लियर करने का तरीका था, वहां से मेरा और इंटरेस्ट डेवलप हो गया। नहीं, यहाँ इस प्रोफेशन में अच्छा मतलब तैयारी कर सकते हैं। तो इन्हीं की कोचिंग थी, तो उनकी कोचिंग में मैंने तैयारी की। सर मेरी बीएससी फाइनल थी, उसी साल में तैयारी की। अच्छा सर, दूसरा ये पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जैसे हम लोग काम करते हैं तो आपका स्टाफ हो गया, बच्चे हो गए, थोड़ा तनाव में आ जाते हैं। आपकी कोई व्यक्तिगत ऐसी रुचियां जिनसे आप तनाव कम करते हो? वो नहीं, देखिए ये कोर्स तो बहुत बड़ा है, 5.5 साल की पढ़ाई है, 1 साल की इंटर्नशिप है और बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है। जितना हमारा वजन है उससे ज्यादा बुक्स पढ़ लेते हैं बीमार के लिए। लेकिन ये एक्चुअली क्या है, जब हम इसको इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जब पीछे के बारे में सोचते हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, जो सिस्टमेटिक तरीके से जो चल रही है चीजें, बस उसके साथ चलते रहिए आप। जैसे आज कोई टॉपिक पढ़ा है तो आज उसको पढ़ लीजिए, क्लास में पढ़ के अपना रूम पे पढ़ लीजिए। तो अगर सिस्टम जैसे करिकुलम चल रहा है तो उस करिकुलम के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो कोई समस्या नहीं। जैसे सर ये कोर्स हमारा चलता है, बच्चों के बारे में पूछना चाहूंगा क्योंकि बेसिकली आप बच्चों को ही पढ़ाते हैं, तो उनको जो है बेसिकली एकेडमी के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जैसे आजकल तो इंटरमीडिएट के बाद आते हैं, तो सबसे पहले तो उनको होम सिकनेस होती है। नए एनवायरमेंट में आते हैं, कुछ सीनियर से इंफेक्शन भी होता है, वो भी एक कारण होता है। थोड़े से डरे सहमे से बच्चे आते हैं,
अच्छा सर, रैगिंग का भी कुछ होता है? रैगिंग एक्चुअली किसी जमाने में हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में इतना रैगिंग का कुछ नहीं है। बच्चे थोड़ा बहुत इंटरेक्ट तो करते हैं, हाँ, किस शहर से आए हो, कहाँ से आए हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्हीं में घुलना मिलना है उनको। तो समस्याओं के बारे में सर आप तो समस्याएं जो आती हैं, पहली तो मैंने बताया जैसे होम सिकनेस होती है, दूसरा नया नया चीज होती है, सब कुछ ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ पढ़ना है। हालांकि है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत वास्ट कोर्स है, और एक दो भी टॉपिक मिस कर दिए बच्चे ने तो उसको कवर करना आगे चल के बहुत मुश्किल होता है। तीसरा हेल्थ इश्यूज होते हैं। चौथा नए नए लोगों से आगे मिलते हैं बच्चे, जैसे ये अपने क्लास के लोगों से कई बार क्लैश हो जाता है, और कौन पसंद है कौन पसंद नहीं है, कौन लड़का पसंद है, किसके साथ फ्रेंडशिप करनी है किसके साथ नहीं करनी है, ये बहुत बड़ी समस्या होती है। तो दूसरा खाने पीने का, आजकल जो बच्चे जिस माहौल में पढ़ते हैं पलते हैं, वो माहौल घर का बहुत डिफरेंट होता है, और गवर्नमेंट कॉलेज में वो माहौल मिलता नहीं है। भाई घर में तो ज्यादातर बच्चे जो अभी आ रहे हैं उसमें मोर देन 60% बच्चे एसी में पढ़ के आ रहे हैं, एसी रूम में, ठीक है। तो घर में बच्चे को टेबल पे सब खाना मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, कम मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। यहाँ आकर के वो चीज नहीं मिलती है। यहाँ मतलब एक्चुअल स्ट्रगल यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि वो समाज को ही फेस करना है। यहाँ हॉस्टल से वो तो एसी है नहीं, आपको मैक्सिमम हम कूलर वाला कर देंगे, ठीक है। खाना आपको मेस में खाना है तो घर वाला खाना तो मिलेगा नहीं, तो ये भी बच्चों को चॉइस खाने की जो कैटेगरी की चॉइस है वो नहीं होता, तो वो अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है बच्चे को। और बेसिकली ये भी एक टीचिंग है, हाँ, कि आप इन एडवर्स कंडीशंस में भी, क्योंकि उनके हिसाब से तो एडवर्स कंडीशन है, क्योंकि वो तो एकदम कोई माहौल से पल पढ़ के आए हैं। हाँ, क्योंकि स्ट्रगल के टाइम पे पिता माता जी जो सोचते हैं कि जो फैसिलिटी बच्चा चाहे वो दे दीजिए, बट बच्चा सक्सेस हो। अब यहाँ आके जब वो प्रॉब्लम फेस करता है तो उसको बहुत सारी टेंस हो जाता है। हाँ, लेकिन ये शुरू के 2-3 महीने होता है, उसके बाद में बच्चा एडजस्ट कर जाता है। अच्छा, दूसरी चीज सर ये है कि यहाँ जो बच्चे हैं उनमें जूनियर और सीनियरों में संबंध पे अगर हम बात करें तो कैसा करिकुलम? नहीं देखिए, हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, हर बैच को आती है, क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं, उनको यहाँ का जो सिस्टम है या किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, थोड़े से रूल नहीं होते उससे। हाँ, रूल टाइप के होते हैं। हाँ, मतलब एक यहाँ एक्चुअली क्या है, एक हायरार्की है मेडिकल में, ठीक है। अगर मैं आज प्रिंसिपल की पोस्ट में हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति मेरी पोस्ट से कम का है लेकिन मेरे से सीनियर है, तो हमेशा बॉस करके बात करूंगा ऑफिस। ये हायरार्की निकलता है, अपने आप निकलता है, हमें कुछ सोचना नहीं मिलता। तो जब वो बच्चे फर्स्ट ईयर के आते हैं तो थोड़ा सा वो चीज नहीं होती है, तो उनको हायरार्की समझनी होती है, वो धीरे धीरे अपने आप समझ जाते हैं सारी चीजें। अच्छा, इसके लिए सर जैसे टेंस होते हैं बच्चे, तो मानसिक संतुलन जो होता है थोड़ा बहुत डिसबैलेंस होता है, कुछ करिकुलम या कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिनसे बच्चों के मानसिक तनाव जो है वो कम किया जा सके। कुछ बच्चों को परेशानी आती है तो उसके लिए टीचर जो मेंटर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनकी एक रेडिएशन सेल भी होती है स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको डील करने के लिए। बाकी जो अपने क्लास टीचर्स हैं, अपने सीनियर्स हैं, उनसे भी बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, और जो हॉस्टल वार्डन्स हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, या जो मेंटर टीचर है सबसे ज्यादा उससे इंटरेक्ट करते हैं, और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हमसे बात कर लेते हैं बच्चे। अच्छा, तो बेसिकली डोर खुला हुआ है, कभी भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जैसे कि ठीक है, आपकी अपर हायरार्की से आपको कभी दबाव महसूस होता है? हालांकि आप बहुत ज्यादा अभी प्रोफेशनल हैं और बहुत सारी चीजें आप खेल चुके हैं, तो इतना नहीं होता था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारा प्रेशर है, ऐसा कुछ? नहीं, प्रेशर तो नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि ये पोस्ट ऐसी है, इस पे काम तो है, ठीक है, क्योंकि आपको एक कॉलेज रन करना है, एक हॉस्पिटल रन करना है, ठीक है, और एट ए टाइम 600 बच्चे हमारे पास में एमबीबीएस के होते हैं, ठीक है, और आपके पास में एट ए टाइम करीब 60-70 पीजीज हैं, ठीक है, करीब 280 के अराउंड नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, करीब 700-800 पैरामेडिकल स्टूडेंट्स, और सीट्स हमेशा लगभग फुल रहती हैं क्योंकि गवर्नमेंट का उसके ऊपर से करंट जा रही है। तो आप सोचो कि ये सब शांतिपूर्ण चलेगा, ऐसा नहीं है, सबके साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लगा है, समस्या हर किसी के साथ, लेकिन हर एक की समस्या मेरे पास नहीं आती है, उसकी समस्या के लेवल भी है। जैसे अपने व्यवहार से बात कर ली, अपने टीचर से बात कर ली, जैसे कर्मचारी है तो कर्मचारी भी अपने व्यवहार से बात करते हैं, अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, तो ज्यादातर समस्या उनके लेवल पर निपट जाती है। कुछ समस्या ऐसी होती है जो मेरी स्तर पर आती है, तो मुझे डील करनी होती है, तो ऐसा कोई प्रेशर महसूस नहीं होता, और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये ऑब्वियसली ये होता है, मैंने इसको अच्छा लगता है, आपको पैसे को नई चीज डील करने को, नई प्रॉब्लम को डील करने को मिलता है, तो हमें हमारी लर्निंग होती है।
अच्छा सर, ये चीज एक और है, कुछ फैमिलीज में जो गरीब बच्चे भी आते होंगे पढ़ने के लिए, तो उनमें जो फी रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं और उनको किस तरीके से गरीब बच्चे काफी आते हैं, ठीक है। अब तो थोड़ा कम हो गया है क्योंकि जब से कोचिंग बहुत अच्छी चीज मिलने लगी है तब से गरीब बच्चे थोड़े से कम हो गए, ठीक है। लेकिन जब मेरा जमाना था, जब जिस जमाने में पढ़ गया हूँ, उसमें 50% से ज्यादा बच्चे गरीब होते हैं, ठीक है। फीस उस जमाने में भी ज्यादा नहीं थी और आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज भी ज्यादा है, लेकिन अगर गरीब व्यक्ति तो उसके लिए भी फीस हो जाती है। हाँ, वही मैंने कहा। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा कि मैं जो है ना एसोसिएट प्रोफेसर था, MBBS के एडमिशन होने थे और उस दौरान एक बच्चा जो है एडमिशन लेने आया था और वो देखा कि बाहर जो है पेट नीचे बैठ के बच्चा रो रहा है। तो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने बुलाया है बच्चों को, कर्मचारी ने बताया उनको प्रिंसिपल साहब को बच्चा बाहर हो रहा है, तो उस बच्चे को बुलाया गया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उस बच्चे को ये नहीं पता था कि पूरी फीस ही जाके जमा लेंगे। उसने सोचा मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी पढ़ाई हो जाएगी सरकारी कॉलेज में। तो पता चला कि उसके पिता थे वो ईंट के घंटे पे ईंट काटते थे, ईंट काटने के काम तो बॉन्डेड लेबर टाइप के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे। हाँ। तो वो उसके कर्जा लेकर के वो काम कर रहा था उसके फादर उसके पिता। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ऐसा होता था कि एक साल पहले आपको कुछ अमाउंट दे दी जाती है, उसके बाद में कुछ अमाउंट जो रह जाती है 25 या 30%, उसको धीरे धीरे जो कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं उनको प्रोवाइड करा। तो जब पता चला तो प्रिंसिपल साहब ने उसको बुलाया, उसकी फीस जमा कराई और बाकी टीचर्स थे उन्होंने भी सपोर्ट कंट्रीब्यूट करके उसकी फीस सबमिट करा। तो इस तरीके की यहाँ पे मतलब फैसिलिटी इधर जैसे इनकेस आता है तो गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं जो नहीं, गवर्नमेंट पे माफ करने का कोई नहीं है, लेकिन हम कुछ एनजीओ है उसके थ्रू अरेंज कर देते हैं, कई बार पर्सनली भी हेल्प कर देते हैं। हमारे टीचर्स हैं, कई बार हम भी कर देते हैं और एक दो बच्चों को हमने एनजीओ से भी दिलवाए। एनजीओ से नहीं कहते उनको, CSR से कंपनियां हैं काम कर रही हैं जो व्यापारी वर्ग है, उसमें एक व्यापारी है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने CSR फंड से भी अपने से 2 बच्चों की 3 बच्चों की फीस जम रही। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे बच्चे जब जैसे बीटेक या किसी में होता है कैरियर काउंसलिंग कराते हैं, तो इस तरीके की कोई मतलब मेडिकल क्षेत्र में बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो आते हैं बच्चों को हायर करने के लिए यहाँ पे नहीं करें ले जाएंगे कि नहीं वहाँ पे, क्योंकि मेडिकल फील्ड में किसी कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं होता जिससे कि बच्चे वहाँ किसी बड़े हॉस्पिटल में जाके काम करें। बेसिकली जब बच्चों की हम क्लास लेते हैं तो बीच बीच में हम ही उनकी करियर काउंसलिंग करते हैं, उनको आइडिया देते हैं कि आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, आप अपने गोल कैसे सेट कर सकते हैं, कि आपकी मतलब कौन सी ब्रांच आप आगे जाकर के ऑप्ट कर सकते हैं। ये बीच बीच में हम भी सेंसिटाइज करते हैं, दूसरे बच्चा खुद इस एनवायरमेंट से सेंसिटाइज हो जाते हैं, दुनिया देखता है, जो अपने मेंटर टीचर्स को देखेगा, जैसे किसी को ऑर्थोपेडिशियन बनना है, किसी को सर्जन बनना है, किसी को पीडियाट्रिशियन बनना है, वो बच्चा अपने आप लर्न कर लेता है। तो यहाँ जैसे बीटेक की तरह यहाँ फाइनल ईयर में इंटरव्यू नहीं होते, यहाँ बच्चा फाइनल ईयर के आने के बाद में इंटर्नशिप में जाता है, 1 साल की उसकी इंटर्नशिप होती है और इंटर्नशिप में जाते जाते वो अपनी पीजी की तैयारी करता है। और हर एक का एम होता है बच्चे का कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ और खाली MBBS रहना नहीं चाहते, MD MS DNB कुछ भी किसी भी उसमें पीजी करना चाहता है। तो जब पीजी कर लेता है उसके बाद में उसके ऑप्शंस अपने आप खुले होते हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता है या प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के काम करना चाहता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब इतने ज्यादा डॉक्टर्स भी नहीं जितने कि भारत की जनसंख्या मेरे हिसाब से, तो इसलिए लेकिन पीजी के बाद भी कोई हॉस्पिटल बड़ा इंटरव्यू करने नहीं आता हमारा, बच्चे अपने आप जो है सर्च करके खुद ही पहुंच जाते हैं। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जैसे कि मैं कहूँ तो गर्ल्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का रह गया और दूसरा ये रहता है कि बेसिकली छात्रों के साथ रह गई, तो इस तरीके की कोई हेल्पलाइन बनाई हुई है आपने जिस पर बेसिकली बच्चे अपने कंप्लेंट करता है, क्योंकि कुछ छात्र जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके पास नहीं आ सकते, हेजिटेशन होता है या कुछ इस तरीके का होता है, तो उस केस में क्या UGC की हेल्पलाइन है, इसकी हेल्पलाइन, उसमें बच्चे कंप्लेंट करते हैं और उसकी कई बार हमारे पास इंक्वायरी आती है, हम लोग उसकी इंक्वायरी कराते हैं। अगर कोई कंप्लेंट होता है, कोई पाया गया लिप्त उसमें, तो उसको सजा मिलती है, उसकी क्या ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंग की सजा। अच्छा, इसकी सेक्सुअल हैरेसमेंट में भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में तो हमारी एक इंटरनल कमेटी होगी, उस पर कंप्लेंट आएगी तो
जो कमेटी है नहीं, तो बेसिकली ये हेल्पलाइन नंबर पे बच्चे कंप्लेंट करते हैं या वो हमारे डायरेक्ट या आपके पास में या डायरेक्ट? तो हमको मेल करेंगे या हमको लेटर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक आज तक ऐसा कोई नहीं, मैं आपके कॉलेज की ही नहीं बात कर रहा हूँ, बेसिकली ओवरऑल इंडिया में किस तरीके का होता है उसके बारे में भी मैं बच्चों को अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये सवाल नहीं, ऐसा है। देखिए, ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होती है कि हर विभाग अपनी एक इंटरनल कमेटी बनाएगा तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस डील करेगी। वर्क प्लेस को या संस्थान हो जहाँ महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है तो वहाँ उसकी एक कमेटी है। उस कमेटी में जाकर के, और ये सबको पता होता है, ये एक लेटर निकलता है वगैरह कि इस तरह की कमेटी है, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो उस कमेटी में जाकर के लेटर में अपनी शिकायत करते हैं और फिर वो कमेटी उसकी जो जांच करती है और जांच में अगर कुछ पाया जाता है तो फिर उसके यूज कर। अच्छा सर, एक सवाल और इम्पोर्टेंट है कि जैसे स्टाफ है तो बेसिकली क्योंकि हम जो आप लोग पढ़े हुए हैं वहां से अभी का करिकुलम बहुत लंबा मतलब चेंज है, नई शिक्षा नीति भी अभी आई है, शायद मुझे नहीं पता मेडिकल क्षेत्र में ये फैक्टर है नहीं है, तो अपडेशन जो टीचर्स के लिए वो कैसे प्रोवाइड करा जाए? नहीं, ऐसा है। देखिए, अभी जो नए करिकुलम भी हमारे यहाँ लागू हुआ है, जैसे जिस पद्धति से मैं पढ़ के आया आज टीचिंग थोड़ी चेंज हुई है, ठीक है, और उसकी गाइडलाइंस आती है, उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है किस तरीके से आगे चल के बच्चों को पढ़ाना, इसी टॉपिक को किस किस हेड में कवर करना है, आपको किसमें लेक्चर लेना है, किसमें ग्रुप डिस्कशन कराना है, किसमें जो है बच्चे सेल्फ लर्निंग करेंगे, ठीक है, किसमें पीयर लर्निंग करेंगे, ये सब वेल डिजाइन एनएचसी की गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग आजकल करिकुलम बेस्ड स्टडी है। नहीं, गुड स्टडी है, लेकिन टीचर्स के लिए कोई ऐसी ट्रेनिंग है जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती है? टीचर्स की ट्रेनिंग बीच बीच में जाए, वही मैं जानना चाह रहा था, बेसिकली टीचर्स की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होती है। ओके, अच्छा सर, आपके कार्य वातावरण में जो है सहकर्मी है उनके साथ संबंध में कभी कभी क्या होता है, संबंधों में खटास देखने को मिलती है, तो आपके साथ में ऐसा कुछ है कि आपका स्टाफ के साथ में नहीं हो सकते? कोई स्थिति नहीं है इस चीज से। ऐसा नहीं है कि सबके साथ आपके बहुत अच्छे गुडी रिलेशन होंगे, ठीक है, बीच बीच में ये उतार चढ़ाव आते हैं और ये भी नहीं है कोई चीज परमानेंट हो। आज जैसे मेरी आपके साथ पढ़ता हूँ, ये परमानेंट नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो वैसे ही मिलेंगे जैसे मिलेंगे। अगर ऐसा एनवायरमेंट आपने नहीं रखा है तो वो आपके लिए बहुत खराब है, ठीक है, वो आप भी परेशान रहेंगे, मेंटली परेशान रहेंगे और सामने वाला जिसके साथ आपका ऐसा वो भी परेशान रहेगा। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है प्रिंसिपल जहाँ होते हैं वहां एक बार हॉट टॉप होने के बाद में फिर लंबा संबंध खराब होते हैं, उसकी वजह से क्या रहता है, टीचर्स का एक अलग ग्रुप बन जाता है, प्रिंसिपल एक अलग ग्रुप में होते हैं और कमेटी एक अलग ग्रुप में, तो वो डायरेक्ट टीचर यहाँ कमेटी से कंप्लेन करते हैं, प्रिंसिपल कमेटी से, इस तरीके का एक बहुत अनहेल्दी अननेचुरल माहौल होता है, उस तरीके का कुछ नहीं करते। ये हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ बहुत बॉडी एनवायरमेंट है और टचवुड मेरे साथ में जो जितने भी मेरे जूनियर्स है या मेरे साथी हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। अच्छा, ऐसी समस्या नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बीच बीच में वो होना जरूरी है, वो होना जरूरी है। अगर मैं आपसे एक और चीज है, छात्रों के साथ कार्य करते समय कोई विशेष चुनौती का आपको सामना करना पड़ता हो, वो अगर आप बताना चाहें? नहीं, छात्रों के साथ ऐसी कोई चुनौती आई नहीं। क्या प्रशासनिक निर्णय छात्रों स्टाफ की समस्याओं को समझ कर लिए जाते हैं आपके साथ? प्रशासनिक निर्णय एक तरफा हो ही नहीं सकते, जिसके साथ जो प्रॉब्लम आई है उसको समझना पड़ेगा, उसके साथ किसकी प्रॉब्लम हुई थी उसको भी समझना पड़ेगा। इसलिए जब भी छात्र आते हैं हम छात्रों की समस्या को पहले सुनते हैं कि समस्या की रूट क्या है, क्योंकि जब तक हम रूट को नहीं समझेंगे और रूट को ठीक नहीं करेंगे तो उसकी बीमारी थोड़ी ठीक हो जाएगी। कुछ समस्या जब तक हम नहीं हो सकती जब तक इसके रूट को नहीं पड़ेगा। कॉलेज के उपकरणों की स्थिति क्या है? ठीक है, सारे उपकरण। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जो प्रशासनिक स्तर की हायरिंग जो होती है उसका स्टाफ पर्याप्त है या अभी होनी है हायरिंग, या जैसे मेडिकल टीचर के मामले? हाँ, मेडिकल टीचर में हमारे पास में 108 सीट है, ठीक है, उसमें से 64 सीट मेरे को मिलेगी। 64 मतलब अभी 50% के आसपास, 50% ज्यादा है। हाँ, और रीजन ये है कि ज्यादातर जिले जो है वहाँ मेडिकल में, ठीक है, और अच्छा कुछ अभी भाजपा सरकार में काफी मेडिकल खुले, ठीक है, और क्योंकि जहाँ भी 200 बेड का हॉस्पिटल है तो वहाँ अपग्रेड करके मेडिकल बनाए। एक अच्छी सोच है, इससे जो अपना
स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, चिकित्सा शिक्षा में उनको मिले और डॉक्टर्स और स्टाफ हमको मिलेंगे। तो बेसिकली वहाँ जहाँ मेडिकल कॉलेज खुले हैं तो स्टाफ यहीं से गया है, तो उस वजह से शॉर्टेज हमारे नहीं जैसे नहीं गया है, बट सारा स्टाफ वही था, उस वजह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक पूल है स्टाफ का, एक पूल है स्टाफ का मतलब मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं डॉक्टर की बाकी नर्सिंग और पैरामेडिकल और क्लिनिकल स्टाफ की बात नहीं कर रहा। तो वो जो डॉक्टर्स हैं जितने मेडिकल कॉलेज है उसके हिसाब से टीचर से भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सीनियर फैकल्टी जो होती है जैसे प्रोफेसर, मान लीजिए आप अपने साथ मेडिकल कॉलेज में, और ये हमारा स्टेट नहीं है, हर स्टेट में मेडिकल कॉलेज खुले हैं, ठीक है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मिला करके कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उनको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करना, अपग्रेड करना, तो इसमें सारे स्टेट्स में ये हो रहा है, ठीक है। अब इतने प्रोफेसर बहुत सीनियर पोस्ट होती है, ठीक है। जब मैं था तो 11 साल बाद प्रोफेसर बनते थे, आज 8 साल तक प्रोफेसर बन जाता है, अब 7 साल हो गया है। एनएससी ने इतना वो किया है इसमें, प्रोफेसर की शॉर्टेज को देखते हुए सारी नहीं बदले जाते हैं। तो 7 साल की पढ़ाई के बाद प्रोफेसर आता है आज की डेट में, और जब हम देखो 11 साल के बाद पढ़ाई के बाद आता था, ठीक है। तो एकदम से प्रोफेसर तो नहीं आएगा, ठीक, तो इसलिए डेफिशिएंसी रहती है, क्योंकि सीनियर फैकल्टी मिलना इतना आसान है। तो हर स्टेट में जी मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं, हर स्टेट में इतनी फैकल्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ होता है जैसे कोई डॉक्टर बना, वो जरूरी नहीं है कि टीचिंग में जाएगा, वो हेल्थ में भी जा सकता है, ठीक है। वो हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में जाए, हो सकता है अपनी प्रैक्टिस करे, हो सकता है किसी बड़े हॉस्पिटल को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो जितना आपके पास में डॉक्टर प्रोड्यूस हुए उनमें से कितने मेडिकल एजुकेशन में आए उस पर निर्भर करता है, तो ये चीजें। अगर हम बात करें सर तो डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन बाकी स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कितना महत्व है? बहुत उपयोगी है, क्योंकि दूर दराज में जो लोग बैठे हुए हैं, आज आप देखेंगे कि वेलनेस सेंटर प्ले, ठीक है, जो सब सेंटर्स थे उनको वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट किया है। उसमें एक CHO जिसकी करीब 7-8 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में उसको जो है इतनी ट्रेनिंग दे दी जाती है कि वो प्राइमरी चीजें पहचान पाए जो मरीज की बीमारी है। वो क्या करते हैं कि वो मरीज के साइन एंड सिम्टम्स, कुछ इन्वेस्टिगेशन की टूल्स उनको दिए जाते हैं कि आप ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं टेलीमेडिसिन के हब होते हैं, जैसे एक हमारे यहाँ हब है, ठीक है, अपने यहाँ हमारे यहाँ कॉलेज में है, जो कॉलेज से रन होता है। बाकी के उसके स्पोक्स हैं, स्पोक्स में जितने आपके जो वेलनेस सेंटर में आपको बताया, इवन आपकी PSC CSC से भी लोग उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। कई बार मरीज बहुत हमारे यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं टेलीमेडिसिन में, पर डे 150 से 200 का एक आंकड़ा है एवरेज, हो सकता है ज्यादा भी हो, अभी रिसेंट का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, उतने मरीज जो है टेलीमेडिसिन का लाभ ले रहे हैं 150 से 200 पर डे। वो अपनी बात बताते हैं। हाँ, हमारे डॉक्टर 3 बैठते हैं वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में। कितनी टीम है सर? 3 डॉक्टर्स की टीम है हमारे पास। 3 डॉक्टर्स की टीम है, उनको 150 मतलब देख रही है इस समय वाली, एक आदमी 150 देख रहा है, मतलब 450। हाँ, कर लेते हैं आराम से। तो ये टेलीमेडिसिन एक बहुत अच्छा टूल है, लेकिन ये छोटी मोटी परेशानी उसके लिए तो ठीक है, ये आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट में किसी के आपको कोई एडवाइस देनी है। लेटर ऑन अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है या कोई इन्वेस्टिगेशन करा के एक्चुअल उसमें आना है तो फिर उसको हॉस्पिटल आना है। लेकिन आपकी जो नॉर्मल छोटी मोटी प्रॉब्लम वो आप वो आपको दूर दराज से आने की आवश्यकता नहीं है, आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसका कोई हेल्पलाइन नंबर है जो हम अपनी एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है अभी, लेकिन इसका टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन नंबर है, हाँ, वो CMO HM के थ्रू चलता है, CMO साहब के ऑफिस में ये है, हमारे यहाँ चलता है। अगर जरूरत होगी तो मैं कभी आपको डिस्प्ले करना हो तो बता दें। हाँ, मैं डिस्प्ले जरूर करूंगा इसके साथ। आपके कॉलेज में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मेडिकल टेक्नोलॉजी के छात्रों का नवीनतम सुधार क्या कहते हैं? नहीं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का तो हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर कि बेसिकली सर ने भी अभी पूछा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी नौकरियां भी जा रही हैं। डॉक्टरों पे ये कुछ इफेक्ट करेगा या भविष्य में नहीं? मैं सीधा सिंपल नहीं, देखिए ये कहना बड़ा मुश्किल है। रीजन ये है कि फिजिकल प्रेजेंस जो डॉक्टर की होती है ना, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं समझ पाएगा।
जो हम अपनी बातों से, अपने टच से, अपनी अपीयरेंस से, अपने व्यवहार से जो मरीज को हीलिंग दे सकते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ऑब्वियसली नहीं दे सकते। ठीक है, आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपने 4 सिम्टम डाले, उसने बता दिया कि आपको ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। पिन पॉइंट वो भी नहीं कर सकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये बीमारी है, ठीक है। वो एक सजेस्ट कर देगा कि आपको ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये आप इन्वेस्टिगेशन करा लो, ठीक है। लेकिन कराएंगे अल्टीमेटली, आएंगे तो फिर डॉक्टर के पास ही, ठीक है। नहीं, फ्यूचर में कुछ अच्छी जैसे बन गए, हाँ, अगर ह्यूमन फीलिंग्स आ जाए उसके अंदर तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ह्यूमन फीलिंग्स वाले बहुत सारे अभी नए इनोवेशंस में अगर ह्यूमन फीलिंग्स आ जाए और जो ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे मतलब ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई रोबोट आ जाए कि आदमी की तरह व्यवहार करने लगे, उसके अंदर जो सोचने की शक्ति, व्यवहार करने की शक्ति और जो उसकी जो किसी भी सिचुएशन के लिए बदलाव कर ले, अपने टच से, अपनी स्माइल से हीलिंग कर सके, वो अगर इस तरीके का कुछ आ जाता तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ये बहुत रिमोट चीज है, अभी इतना लंबा समय लगेगा। लेकिन जो फिर भी मैं कहूँगा, जो हम मरीज से पूछते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स पूछते हैं कि भाई आपको क्या परेशानी है, और जब हम उसको देखते हैं, उसको एवेल्युएट करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जांच कराएंगे, ये आ गया, और उसके साथ साथ ड्रग्स के साथ साथ में या किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के साथ साथ में जो हम हीलिंग टच देते हैं वो एआई ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें फर्क ये आएगा कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा, हमको भी हेल्प मिलेगी कि जो चीज हो सकता है, हम हर चीज कंटेस्ट तो नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। एनसाइक्लोपीडिया तो है नहीं कि हर चीज अपने कंटेस्ट याद हो। हाँ, हमको भी ये हेल्प मिलेगी कि हम उसका हेल्प लेकर के अपने ट्रीटमेंट को, अपने डिसीजंस को इम्प्रूव कर पाए। अच्छा सर, ये मेरा एक पर्सनल सवाल है। अभी बेसिकली यूएस के एक बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने एक चिप बनाई है माइंड के लिए, तो वो क्या है, अगर मैं जानना चाहूँ सर? नहीं, उसका हो जाएगा। अच्छा, ठीक। इसके साथ साथ सर स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी की फैसिलिटी क्या हमारे कॉलेज में? बिल्कुल, स्मार्ट क्लासरूम देखिए आजकल जैसे होता है इंटरेक्टिव बोर्ड्स और ये सब आजकल जो है ना, लेकिन फिर भी आज के जमाने में चौक और से पढ़ाने वाले लोग हैं, ब्लैक बोर्ड पर भी पढ़ाते नहीं, वो टीचर्स पुराने हो गए हैं ना। नहीं, वो टीचर्स पुराने नहीं है। आज की डेट में भी अगर चौक एंड बोर्ड से आप पढ़ा रहे हैं तो अटेंशन सबसे ज्यादा उसी में होता है। हाँ, ठीक है, लिखना पड़ता है, साथ ही साथ सब चीजें समझ में आती है। ठीक है, स्लाइड जो होती है वो तो बहुत जल्दी आप पढ़ करके उसको आगे बढ़ जाते हैं, बच्चे की समझ में कितना है कितना है नहीं कह सकते, क्योंकि आप ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं उतना टाइम ले रहे हैं आपसे, और उतनी देर बच्चा भी इंटरेक्ट कर रहा है, बच्चा भी लिख रहा है चीज, और एक कहते हैं ना लाइव पिक्चर बननी है उसकी वहां पे। हाँ, इंटरेक्टिव बोर्ड में भी सेम वैसा ही होता है, उसमें चौक इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें एक स्मार्ट पेन होता है, उससे इंटरेक्ट बोर्ड पे फीचर। अभी तो कुछ ऐसे फीचर्स भी आ गए हैं कि आप वॉइस करके लिखिए, ऑटोमेटिकली वो हमारे टीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और डिजिटल लाइब्रेरी तो हमारे यहाँ ही, डिजिटल लाइब्रेरी है, कंप्यूटर है, उस पर जो बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सर अगर हम आपसे जानना चाहें तो कॉलेज में मरीजों की देखभाल और इलाज के लिए जो इनोवेशन और टेक्निक हो रही है, तो वो बेसिकली यहाँ पे बच्चों को मिल रही इनोवेशन करने के लिए कि ये इम्प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से? बच्चे करते हैं ये तो ड्यूरिंग अपने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में उनको कई बार आईसीएमआर के प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, वो अप्रूव होते हैं और वो टीचर्स के उसमें बच्चे उस पर रिसर्च करते हैं। अच्छा सर, ये एक और सवाल है इसी से रिलेटेड, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड EHR को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं? हाँ, हमारे यहाँ चल रहा है प्रोजेक्ट। हमारे जो सारे जैसे कि पर्चे आप देखेंगे, फाइल, डिस्चार्ज, इन्वेस्टिगेशन सब डिजिटलाइज हो गया, ठीक है, सारी चीजें डिजिटल ही बेसिकली। हाँ, ये चल रहा है पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है पूरा HMIS, उसका सारा काम हो रहा है। गवर्नमेंट भी जाती है एक्चुअली, क्या देखिए पहले जो गवर्नमेंट डेटा हमसे मांगती थी, या जैसे हमारे NMC या MC ये डेटा पहले हमसे मांगती थी, तो फिर आपको सीट्स आज सारा सब डिजिटलाइज वो खुद ही देख लेते हैं, खुद ही हमको बताते हैं कि तुम्हारे क्या चल रहा है। हाँ, इस बीमारी कितने मरीज आए, तुम्हारे यहाँ कौन क्लास लिख रहा है, तुम्हारे यहाँ मरीज आए कि नहीं आए, कितने मरीज आ रहे हैं, कितनी जांचें हुई, सब वो सब ऑनलाइन है। तो डिजिटल रिकॉर्ड होगा तो बहुत अच्छी बात है। एक तो पेपर का यूज कम हो गया पहली चीज, दूसरे एक क्लिक में सब चीज आपके सामने होगी, तो ये अच्छी चीज है, इस पे आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा इसको अपनाने में शुरुआत में दिक्कत आती है। हाँ, इसमें सर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जस्ट लाइक साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा, उसको कैसे यूज करते हैं? देखिए, ये जो
सीडेक का एक वो है, ये सॉफ्टवेयर है, तो इसमें हमको नहीं करना है, ये गवर्नमेंट लेवल का पूरा डिसीजन हो चुका है। और सीडेक जो कंपनी है जिसपे ये काम कर रहा है, तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो basically उस पे काम कर रहा है। हाँ, उसको हमें सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करना, ये ऑलरेडी सुरक्षित है और गवर्नमेंट ने इसका पूरा ध्यान जो है वो कंपनी को दे रखा है। तो बेसिकली कंपनी जो है वो साइबर सुरक्षा को लेके अगर जो भी करती है वो डेटा पूरा सुरक्षित है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी दिक्कत आती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि एम्स का डेटा ही चोरी हो गया था। नहीं, मैंने इसीलिए तो ये चैलेंजेस तो आएंगे, देखिए ये चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस से निपटने के लिए कंपनी को इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि उस चैलेंज से कैसे निपटना है। ठीक है। इसके साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रोबोटिक्स और ड्रोन तकनीक का भी उपयोग अभी हो रहा है यहाँ? नहीं, हमारे कॉलेज में तो नहीं हो रहा, लेकिन जो एम्स और इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूट उनमें रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं। जैसे कि आप उसमें देखेंगे SGPJ लखनऊ में देखेंगे आप, या KGMC में भी अभी शुरू होने का है, तो वो तो होता है बड़े इंस्टीट्यूट टॉप 10 में है, तो वो होता है, यहाँ नहीं हो पा रहा है। नहीं, यहाँ ड्रोन का उसका। अच्छा, नई टेक्निक्स को संचालन करने की आप योजना कोई बनाई, कार्य योजना जिस पे काम कर रहे हो? नहीं, अभी जैसे कि हमारा अभी तो जो ये हॉस्पिटल है उसमें अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरह ही है, ठीक है। अभी रोबोटिक सर्जरीज या वो यहाँ अभी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि अभी ये हॉस्पिटल वॉल्यूम फेज में, अभी हमारा एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनना है, जो कि काफी दिनों से बन नहीं पा रहा है। पता नहीं इसमें कुछ इश्यूज है जो कंपनी जो बना रही है उसके ठेकेदार की, इसी वजह से बन नहीं पाया। अदरवाइज उसमें हमारा जो अभी नेक्स्ट उसमें प्लान है कि जितने भी हमारे ओटीज हैं वो मॉड्यूलर ओटी बनाएंगे, वो हम मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज जो कि आज की नीड है, और उसमें पेशेंट की केयर भी अच्छी होती है, पेशेंट का जो सफरिंग है वो कम है, बहुत जल्दी पेशेंट छुट्टी हो जाती है, आउटकम बहुत अच्छा है। तो वो हमारा एक प्लान है कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी जो है, जैसे हमारी बिल्डिंग बन के शुरू हो जाएगी, तो एक बड़े लेवल पे सारे डिपार्टमेंट की जिन में सर्जरी होती है ये शुरू करें। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल है, ये आखिरी सवाल है, इसके बाद में हम करें। आपके कॉलेज में भविष्य में हेल्थ स्टार्टअप्स और इनोवेशन के साथ साझेदारी करने को विचार कर रहे हैं? हाँ, या ऐसा कोई साझेदारी हुई हो या कॉन्ट्रैक्ट साइन? नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ, लेकिन हम इस पर विचार कर रहे हैं। विचार कर रहे हैं। हाँ, कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जो इस तरीके का उनके दिमाग में भी चल रहा है, और हो सकता है कुछ नए रिसर्च या इनोवेशन में हमारा उनसे स्टार्टअप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में मैं एक सवाल आपसे ये कहूंगा कि जो नीट एस्पिरेंट बच्चे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? वो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। इससे अच्छा प्रोफेशन दुनिया में मुझे कोई नहीं लगता। पहली बात मैं आपको बता दूं, रीजन ये है, आप लाइफ लॉन्ग यंग रहेंगे, ठीक है, आप लाइफ लॉन्ग वर्किंग रहेंगे, ठीक। और आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी की सफरिंग के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी को कैसे ठीक करना है उसके बारे में पढ़ते हैं, इसका मतलब आप अपने बारे में पढ़ते हैं। तो इससे अच्छी चीज और कोई नहीं हो सकती। इसलिए बहुत ही लाइवली ये प्रोफेशन है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मान सम्मान है इसके अंदर, और नो डाउट अच्छा खासा आपकी अर्निंग्स भी। तो ये प्रोफेशन ऑब्वियसली, लेकिन आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जितने न्यू कमर्स हैं जो नीट की प्लानिंग कर रहे हैं, वो एक अच्छा डॉक्टर बनने की तो सोच रहे हैं, अच्छे डॉक्टर बने, हम भी चाहते हैं सभी जितने बच्चे हमारे पास में बहुत अच्छे डॉक्टर बन के जाएं, लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंसान जरूर बने। बहुत अच्छे इंसान बनना बहुत आवश्यक है, और मरीजों को एज ए ह्यूमन ट्रीट करें, एज ए मरीज ट्रीट नहीं करें खाली, ये इंसान है, मैं इंसान का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी सफरिंग्स मेरी सफरिंग्स है। अगर इस तरीके से आप ट्रीट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोफेशन में आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपकी ख्याति, आपका मान सम्मान हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार।